हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 3 की ईवीएस की मैं समरी पढ़ा रही हूँ। तो 2 यूनिट में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, यानी कुल 6 लेसन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक यूनिट में 3 लेसन दिए गए हैं, तो 6 लेसन मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। आज तीसरी इकाई पढ़ेंगे, प्रकृति के उपहार। इनमें उन वस्तुओं के बारे में जानेंगे इस लेसन में कि जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। तो इसमें इकाई के विषय में बताया भी गया है, पेड़ पौधों तथा जीवों के अतिरिक्त हमें प्रकृति में पानी और भोजन जैसी वस्तुएं भी मिलती हैं। ये स्वस्थ जीवन के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। तो इन्हीं सब के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां लेसन पढ़ेंगे, पानी है अनमोल। तो चलिए पानी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इस लेसन में पानी के बारे में बताया गया है। लिखा है, आसमान को प्रतिदिन 1 सप्ताह तक देखिए, क्या आज वर्षा होगी? आपका अनुमान किसी दिन सही हो सकता है और किसी दिन गलत भी। क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वर्षा होगी? तो जब वर्षा होती है तो कुछ संकेत हमें पहले ही मिल जाते हैं, जैसे कि आसमान में काले घने बादल दिखाई देने लगते हैं और हवा चलने लगती है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि आज बारिश होने वाली है। तो जब बारिश होती है तब बहुत ही अच्छा लगता है। अभी जो है शीत ऋतु आने वाली है और बारिश का मौसम तो है काफ़ी समय पहले ही निकल चुका है। तो आप लोगों को बारिश के बारे में इस लेसन में पढ़ना भी है, और बच्चों को जब ये लेसन पढ़ाया जाएगा तो उन्हें बताना भी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बारिश के पानी का क्या हुआ? तो जब बारिश हुई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा। आइए पता करें कि वह सारा पानी कहाँ चला गया। तो जो बारिश का पानी होता है अलग अलग तरीके की सतहों पर गिरता है। कुछ सतह कच्ची होती हैं तो वो पानी मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। कुछ पक्की सतह होती हैं तो उनमें पानी अवशोषित नहीं हो पाता है। तो यही नीचे बताया जा रहा है। लिखा है, अलग अलग तरह की सतहों पर वर्षा का पानी गिर रहा है। सोचिए कि इन अलग अलग सतहों पर इस पानी का क्या होता है। क्या बारिश का पानी मिट्टी में चला गया, या यह गड्ढों में इकट्ठा हो गया, या फिर बहकर कहीं दूर चला गया? क्या आपने कभी देखा है कि यह किसी छोटी सी धारा या नदी में जाकर मिल गया? तो यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई नदी है तो बारिश का पानी उसी में चला जाता है। आगे लिखा है, क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है? बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है? इस बात का अनुमान लगाइए। जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो यह पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच में इकट्ठा हो जाता है। यही भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है। तो यही जो पानी है, बारिश का पानी रिस कर जमीन में नीचे चला जाता है, और इसे ही हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि यही पानी हम बोरिंग के द्वारा, अब तो बोरिंग करते हैं, पहले कुएं थे तो अब बोरिंग करके इस पानी को ऊपर खींचते हैं। तो मोटर के द्वारा, समर पंप के द्वारा, इन सब के द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है। पहले कुएं थे, अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुएं होंगे तो उनसे पानी निकाला जाता है। आगे लिखा है, धाराओं में बहता हुआ यह पानी जाकर नदियों में मिल जाता है। बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा पानी जमीन में ही अवशोषित हो जाता है। कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में बहकर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, पानी हमें आसमान से मिलने वाला एक अनमोल उपहार है। यह उपहार हमारे घरों में अलग अलग तरीकों से पहुंचता है। हम इस उपहार की देखरेख कैसे करते हैं? हम इसका भंडारण कैसे करते हैं? हम इस पानी का क्या करते हैं? आइए इसका पता लगाएं। सूर्य और बरखा को अधिकतर अपने घर के नलों से ही पानी मिलता है।
विद्यालय में भी उन्हें नलों से ही पानी मिलता है। इन सभी नलों में पानी पाइपों के द्वारा पहुंचता है। इन पाइपों में पानी कहाँ से आता है? सूर्या और बरखा ने पाइपों के रास्ते को ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि छत पर एक टंकी है। अब वे यह जानने को उत्सुक हो गए कि पानी पहले इस टंकी में कैसे आया। तो आप सभी के घर में टंकी रखी होगी, तो पहले मोटर या समर के द्वारा हम पहले टंकी को भर लेते हैं, फिर उसी पानी को एक दूसरे पाइप के द्वारा नीचे लाया जाता है। तो इसी तरीके से नलों के द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, और जहाँ पर हमें पानी चाहिए होता है वहाँ पर हम नल लगा देते हैं, और ये जो पानी होता है यह टंकी के द्वारा ही नीचे आता है। अब यहाँ पर शिक्षण संकेत, अब यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक संकेत। तो इसमें लिखा है जल चक्र के बारे में बच्चों को कक्षा 4 में बताया जाएगा। अभी बच्चों को केवल यही बताएं कि पक्की सतहों पर बरसात का पानी सूरज की गर्मी से सूख जाता है। बरसात का वह पानी जो मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही पानी हमारे पानी के स्रोतों को फिर से भर देता है और पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायता करता है। तो इसमें जल चक्र के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन आप लोगों को जल चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए जल चक्र के बारे में आपको बताते हैं। तो जल चक्र में क्या होता है, पानी की भौतिक अवस्था में बदलाव होता है। पानी जो है, जब बारिश होती है तो पानी जमीन पर गिरता है, ये पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर क्या होता है, सूर्य की गर्मी से यही पानी वाष्पित होकर जल वाष्प बन जाता है, और जल वाष्प संघनित होकर बादल बन जाते हैं, और बादलों के द्वारा फिर से बारिश होती है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। अब लिखा हुआ है कि आपको पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको पानी कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है। तो लिखा है क्या आपको नल से पानी मिलता है? यदि हाँ, तो अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि नल में पानी कहाँ से आता है। वे आपको छत या थोड़ी दूर स्थित किसी टंकी के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको किसी ऐसी टंकी के बारे में पता चला जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है? उन टंकियों तक पानी कैसे पहुंचता है? क्या कुछ ऐसे बड़े बड़े पाइप हैं जिनसे इन टंकियों में पानी आता है? ये पाइप कहाँ से आते हैं? तो आपने अपने क्षेत्र में ये बड़ी बड़ी टंकी देखी होगी, और इन्हीं के द्वारा पानी आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। तो इनमें बड़े बड़े पाइप लगे होते हैं। पहले इन टंकियों को भरा जाता है, फिर दूसरे पाइपों के द्वारा सप्लाई की जाती है। आगे लिखा है क्या आपको पानी किसी कुएं या हैंडपंप से मिलता है? देखो कि कुएं से पानी कैसे निकलता है। यह एक घेरनी, हैंडपंप या बिजली के पंप की सहायता से निकाला जा सकता है। फिर से सोचिए कि कुओं में पानी कहाँ से आता है। तो कुओं में पानी आता है, जो पानी वर्षा के द्वारा रिस कर, जो बारिश होती है वही पानी रिस कर जमीन में चला जाता है, वही हमें कुओं से प्राप्त होता है। आगे लिखा है क्या आपके घर में आने वाला पानी किसी नल, कुएं, नदी या झील से आता है? यह पानी कौन लेकर आता है? वे पानी कैसे लेकर आते हैं? आपके लिए पानी लाने वाले उन लोगों को धन्यवाद कहिए। तो कई क्षेत्रों में लोग पानी इस तरीके से लेकर अपने घरों में जाते हैं। जहाँ पर पानी की समस्या है तो लोग तालाबों से, नदियों से पानी लेकर जाते हैं, और पानी वहाँ दूर दूर क्षेत्रों में पाया जाता है, तो लोग बड़ी मुश्किल के साथ पानी को लेकर अपने घरों में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्षेत्रों में तो पानी बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में पानी जो है आसानी से प्राप्त होता है या मुश्किल से प्राप्त होता है। आगे लिखा हुआ है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको बिल्कुल भी पानी ना मिला हो, तब आपने क्या किया? सूर्या और बरखा के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। क्या आप जानते हैं तब उन्होंने क्या किया? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइट नहीं आ रही होती है या कोई और समस्या हो जाती है, तो पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही सूर्या और बरखा के यहाँ हुआ कि आज पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पेपर में दिया गया कि पानी के लिए सावधान, क्योंकि जो पानी की पाइपलाइन है वह फट गई है। तो इनके यहाँ 2 बाल्टी पानी बचा कर रखा गया था, वही पानी
काम में आया है। आगे लिखा है, हम पानी को तब ही भर कर रखते हैं जब हमें ये पता चलता है कि पानी हर समय नहीं आएगा। ऐसा सबके यहाँ होता है जिनके यहाँ पानी आसानी से उपलब्ध होता है, और किसी दिन पता चल जाता है कि आज पानी की समस्या रहेगी, तो हम लोग पहले से पानी को भर कर रख लेते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लोग पानी को हमेशा भर कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता, वह दूर से पानी लाते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया है। तो यही लिखा है कुछ स्थानों पर लोगों को नलों और पाइपों से अपने घरों में पानी नहीं मिलता, उन्हें किसी नदी या कुएं से पानी लाना पड़ता है। कभी कभी पानी टैंकरों से भेजा जाता है और इसे घर में भरकर रखते हैं। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पानी की आपूर्ति पानी के टैंकर द्वारा की जाती है। पानी का टैंकर आता है, लोग पानी भरकर अपने घरों में रख लेते हैं। आगे लिखा है, बहुत वर्ष पहले पूरी दुनिया में कहीं भी पाइपलाइन या नल नहीं थे, इसलिए लोगों ने पानी को भरकर रखने के लिए बर्तन बनाना सीख लिया। यहाँ कुछ ऐसे बर्तन दिखाए गए हैं जिन्हें हम आज के समय में पानी का संग्रह करने के लिए घरों में उपयोग में लाते हैं। ये अलग अलग सामग्री से बने होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बर्तन यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप मिट्टी का घड़ा देख सकते हैं, मिट्टी की सुराही देख सकते हैं। ये तांबे का बर्तन है, ये पीतल का घड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ये स्टील का घड़ा है, ये एल्यूमिनियम का बर्तन है। ये कांच की बोतल आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक की बोतल, ये प्लास्टिक की बाल्टी। तो ये पानी भरने के कुछ बर्तन यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। क्या लिखा है, धरती पर पानी बारिश के रूप में आता है। यह पानी प्राकृतिक स्रोतों को धीरे धीरे भर देता है, जैसे जलधाराएं, नदियां, तालाब, झील, कुएं तथा भूमिगत जल आदि। इन स्रोतों से हम अनेक तरीकों से पानी को अपने घरों में लाते हैं। हम कई तरीकों से इनका संग्रह करते हैं। हम बहुत सी तरह से इनका उपयोग करते हैं। हमारे उपयोग करने के बाद इस पानी का क्या होता है? तो उपयोग करने के बाद पानी गंदा हो जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि गंदे पानी का क्या कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, पानी हमें चीज़ों को साफ रखने में सहायता करता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस उपयोग के बाद पानी गंदा हो जाता है। हम पीने और खाना पकाने के लिए इस गंदे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु हम इस पानी को पौधों तथा शौचालय के लिए फिर से उपयोग कर सकते हैं। हमें सोच समझकर पानी का उपयोग करना चाहिए तथा जितना संभव हो सके उसका फिर से उपयोग करना चाहिए। तो सोच समझकर पानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी को बेकार में बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर नल चल रहा है, पानी बेकार ही बह रहा है, तो ऐसा यदि कहीं पर भी आप देखें तो उस नल को तुरंत बंद कर दें, क्योंकि पानी अनमोल है। इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही इसका प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा है, हमें पानी में बहुत अधिक साबुन और ऐसे ही अन्य रसायनों को नहीं डालना चाहिए। आइए आसमान से मिले इस अनमोल उपहार का सावधानी से उपयोग करें। तो पानी के उपयोग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें सावधानी पूर्वक इसे प्रयोग करना है। तो लिखा है, पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यही कारण है कि जो व्यक्ति हमारे घर आते हैं उन्हें हम पहले पानी पीने को देते हैं। कुछ स्थानों पर जहां बारिश बहुत कम होती है और पानी के बड़े बड़े स्रोत भी नहीं हैं, वहां लोगों को पानी लेने के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। तो पानी जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जीवन के लिए, और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, क्योंकि पानी के बिना हम लोग 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। आगे लिखा है, जो भी आपके घर आए आप उसे पानी पीने के लिए साफ पानी दें। ये डाक देने वाले, सामान पहुंचाने वाले या सफाई का काम करने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत सी जगहों पर घरों के बाहर पानी से भरे बर्तन रखे जाने की भी परंपरा है।
जिससे किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी मिल सके। यह विशेष रूप से गर्मी के मौसम में रखा जाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है निःशुल्क पानी। जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो बड़े बड़े मटके रखे जाते हैं जो यात्री होते हैं उनके लिए, ताकि ये लोग ठंडा पानी पी सकें, क्योंकि मटके में पानी ठंडा बना रहता है। जिनके यहाँ जानवर होते हैं वो जानवरों के लिए पीने के पानी के लिए ऐसा हौद बनाते हैं। इसमें पानी भर देते हैं तो जानवर इसे पी लेते हैं। और पक्षियों के लिए कुछ लोग इस तरीके के बर्तन रखते हैं, तो पक्षी इनमें पानी भी पीते हैं और नहाते भी हैं। तो गर्मियों के मौसम में हमें अपने घर की छत पर इस तरीके के बर्तन जरूर रखने चाहिए इन पक्षियों के लिए। तो इस लेसन में हमें इतना ही पढ़ना था पानी के बारे में। अब चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। इससे जो प्रश्न बनेगा वो जल चक्र से प्रश्न बन सकता है, और जल चक्र के अलावा इसमें पानी के बारे में ही बताया गया है और पानी के प्रयोग करने के तरीके बताए गए हैं और किस तरीके से हमें पानी प्राप्त होता है ये बताया गया है। तो यदि प्रश्न बनेगा तो इन सब से ही बन जाएगा और कोई भी इस लेसन में इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अब भोजन के बारे में जानेंगे। 8वां लेसन है हमारा भोजन, क्योंकि ये भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए भोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है हम सब तरह तरह की खाने पीने की चीजें पसंद करते हैं। इनमें कुछ मीठी, कुछ खट्टी, कुछ मसालेदार और कुछ कड़वी होती हैं। हम अपने खाने में फल, सब्जियां, चावल, दाल और रोटी खाते हैं। हम दूध, छाछ, लस्सी या जूस भी पीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों खाते या पीते हैं? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चावल, रोटी ये सब शामिल होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं? तो 56 भोग के बारे में बताया जा रहा है। अक्सर बातचीत में 56 भोग का जिक्र किया जाता है कि 56 भोग, तो 56 भोग क्या होता है ये भी तो जानना आवश्यक है। तो 56 भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। इसे विशेष त्योहारों व शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों व अतिथियों की आवभगत के लिए बनाया जाता है। इस भोग में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं तथा भोजन के 6 रसों का मिश्रण होता है। ये रस हैं मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तो इन 6 रसों का मिश्रण 56 भोग में शामिल होता है और इसमें 56 व्यंजन बनाए जाते हैं, तभी कहा जाता है कि 56 भोग। अब 56 भोग के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पर शीरीन की कहानी लिखी हुई है जो एक धावक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है शीरीन कक्षा 3 में पढ़ती थी। वह बहुत तेज दौड़ती थी, कक्षा के सभी बच्चों से अधिक तेज दौड़ती थी। एक दिन विद्यालय में किसी खेल आयोजन के दौरान शीरीन एक धावक से मिली जो एक चैंपियन थी और उसने बहुत सारे पदक भी जीते थे। शीरीन ने उससे पूछा, मैं तुम्हारी तरह कैसे दौड़ सकती हूँ और पदक जीत सकती हूँ? उस चैंपियन ने शीरीन को बताया कि यदि वह खूब अभ्यास करे और संतुलित भोजन खाए तो वह भी एक चैंपियन बन सकती है। शीरीन ने कहा, मैं बहुत अभ्यास करती हूँ लेकिन अक्सर बीमार हो जाती हूँ। चैंपियन ने पूछा, तुम क्या क्या खाती हो? शीरीन ने बताया, मुझे केवल चावल और आलू ही पसंद है। चैंपियन हंसी और बोली, शीरीन, तुम्हारा चावल और आलू खाना अच्छी बात है, पर तुम्हें स्वस्थ व ताकतवर शरीर के लिए और भी बहुत सी चीजें खानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आलू और चावल से शरीर को उतनी ऊर्जा नहीं मिल सकती जितनी एक धावक को चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है, तुम अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाओ, अलग अलग अनाजों जैसे चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि से बनी चीजें भी खाओ, दालें व सूखे मेवे भी खाओ। घर में बना हुआ भोजन हमारे खाने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो संतुलित आहार में यही सब शामिल किया जाता है।
हमें दालें भी खानी होती हैं, हमें फल भी खाने होते हैं, हमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी होती हैं। तो ये सब संतुलित आहार में शामिल करना होता है। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है, सीरीन ने चैंपियन की सलाह मानी। उसने और अधिक अभ्यास किया तथा घर में बना अलग अलग तरह का भोजन खाना शुरू कर दिया। उसे संतुलित आहार का महत्व समझ आया। कुछ ही महीनों में वह पहले से अधिक तेज दौड़ने लगी। अब वह अपने आप को अधिक स्वस्थ आगे लिखा है, अब वह अपने आप को अधिक स्वस्थ और ताकतवर महसूस कर रही थी। हाल ही में एक दौड़ प्रतियोगिता में उसने अपने विद्यालय के लिए पदक जीता। तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, जो अंडे खाते हों वो अपने भोजन में अंडे भी शामिल कर सकते हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, तो ये सब हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चों के लिए बताया गया है कि आप लोग अपने भोजन में नियमित रूप से क्या शामिल करते हैं। तो सब्जियों को शामिल करना चाहिए, सलाद भी शामिल करना चाहिए, फल भी हमें खाना चाहिए, और दाल भी, चावल भी। मीठे में हम 1 या 2 मिठाइयाँ ले सकते हैं, रोटी, लेकिन मीठा हमें अधिक नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत मीठा खाया जा सकता है। और हमें नाश्ता भी करना चाहिए, जूस भी पीना चाहिए, और लस्सी पी सकते हैं या रायता अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, और दूध भी हमें पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हम तरह तरह की चीजें खाते हैं। हमारे परिवार में बड़े लोग गर्मियों और सर्दियों में तरह तरह का खाना पकाते हैं। गर्मियों में हमें आइसक्रीम या कुल्फी खाना और नारियल पानी पीना अच्छा लगता है। सर्दियों में हम गर्मा गर्म भोजन, सूप या अन्य गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। जैसे सर्दियों में कॉफ़ी है, चाय है, ये सब हमें अच्छा लगता है। गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है। और गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, और लस्सी है, शरबत है, ये सब हम लोग गर्मियों के मौसम में पीते हैं। आगे लिखा है, अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग सब्जियां और फल मिलते हैं। गर्मियों में हमें आम व तरबूज तथा सर्दियों में सेब खूब मिलते हैं। तो गर्मियों में और भी फल मिलते हैं, जैसे संतरा है, अंगूर है, ये सभी फल जो हैं गर्मियों के मौसम में मिलते हैं। सर्दियों में सेब मिलते हैं, और भी फल होते हैं जो सर्दियों में मिलते हैं। तो यहाँ पर यही नीचे बताया गया है कि गर्मियों और सर्दियों में मिलने वाली सब्जियों और फलों तथा बनाए जाने वाले विशेष व्यंजनों की सूची बनाइए। तो ये बच्चों के लिए बताया गया है कि कौन से फल सर्दियों में मिलते हैं, कौन से गर्मियों में मिलते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ सब्जियां भी होती हैं जो सर्दियों में मिलती हैं, गर्मियों में नहीं मिलती हैं, और कुछ गर्मियों में मिलती हैं लेकिन सर्दियों में नहीं मिलती हैं। तो यही बच्चों को बताना है। आगे लिखा है, हमारे देश के विभिन्न भागों में तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन खाया जाता है। क्या आपने खाने की कुछ चीज़ों के बारे में सुना है किंतु अब तक उन्हें चखा नहीं? आप, आपके मित्र और आपके परिवार के लोग कई जगहों पर घूमने गए होंगे, वहां खाए जाने वाले तरह तरह के भोजन देखे होंगे। हो सकता है आपका कोई जानने वाला देश के किसी अन्य भाग में रहता हो तथा आपके भोजन से अलग तरह का भोजन खाता हो। खाने की ऐसी ही चीज़ों के नाम पता कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उनकी चर्चा कीजिए। तो भारत में जो राज्य हैं, उन उन राज्यों में भी विशेष प्रकार के व्यंजनों का सेवन किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। और भी जो राज्य हैं उनके व्यंजन हैं, प्रसिद्ध व्यंजन, जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है, गोवा के लोग
नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं और सरसों के तेल में मछली को पकाकर जम्मू और कश्मीर के लोग खाते हैं। तो इसी तरीके से जो राज्य हैं इनमें विशेष व्यंजन हैं जो खाए जाते हैं। गुजरात में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल खाए जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ पेय पदार्थ दिखाए गए हैं। नारियल पानी है, आम का रस है, आम पन्ना है, संतरे का रस है, नींबू पानी है। तो ये सभी गर्मियों में पीना पसंद करते हैं सभी लोग, क्योंकि गर्मियों में मौसम गर्म होता है, बहुत पसीना आता है और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। तो इसीलिए इन पेय पदार्थों को प्रयोग में लाया जाता है। तो आगे यही लिखा हुआ है, गर्मियों के मौसम में मौसम गर्म होता है, हमें बहुत पसीना आता है, पसीना आने से हमारे शरीर से पानी निकलता है। इसीलिए हम गर्मियों में खूब पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, गन्ने का रस या नारियल पानी पीते हैं। जब हम खेलते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो भी हमें पसीना आता है, इसलिए हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए। आगे लिखा है, हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जल ही जीवन है। अब लिखा हुआ है, हमारा भोजन कहाँ से आता है? तो हम अपने भोजन को पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आगे यही बताया जा रहा है, हम पेड़ पौधों के अलग अलग भागों का खाने के लिए उपयोग करते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से जो चीज़ें आप खाते हैं उन पर निशान लगाइए। तो इनमें से जो चीज़ें आप खाते हैं उन पर निशान लगाना है। तो ये सभी आप देख रहे हैं जो ऊपर दिखाए गए हैं, ये सभी पत्ते हैं। जैसे पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है, सरसों है, धनिया है, ये पत्ते होते हैं। ये आप देख रहे हैं अमरूद, चीकू, सेब, आम, ये सभी फल हैं। ये जड़ें हैं, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, ये सभी क्या है? ये जड़ें हैं जिन्हें हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ तने भी होते हैं जिनका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है। तो कौन कौन से हैं तने? जैसे आलू है, हल्दी है, अदरक है, ये सभी क्या है? हरे बांस का तना, प्याज, ये सभी है तना। तो इनको भी खाने में प्रयोग किया जाता है। अब बीज कौन कौन से हैं जिन्हें हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं? तो ये यहाँ पर आप बीज देख सकते हैं। अनाज है, दालें हैं, सूखे मेवे हैं, तो ये सभी बीज ही होते हैं। आगे लिखा है, कुछ लोग जानवरों से मिलने वाली चीजें जैसे शहद, अंडे, मांस, दूध और दूध से बनने वाले घी, पनीर, दही आदि चीजें भी खाते हैं। तो ये सभी हमें जानवरों से मिलती हैं और ऊपर जो बताई ये सभी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। अब यहाँ पर एक पहेली लिखी हुई है। क्या पहेली है? हमारे भोजन में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली दो सामग्रियाँ ना तो पौधों से मिलती हैं और ना ही जानवरों से। इनमें से कम एक का नाम बताइए। तो खाने में उपयोग में लाई जाने वाली दो सामग्रियाँ बतानी हैं जो ना हमें पौधों से मिलती हैं ना जानवरों से। तो एक तो है पानी, क्योंकि ये तो ना हमें पौधों से मिलता है और ना जानवरों से मिलता है। और दूसरा हो सकता है नमक, क्योंकि नमक भी हमें ना जानवरों से मिलता है ना पौधों से मिलता है, ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है, जो समुद्री जल होता है उससे नमक प्राप्त होता है। तो ये पहेली सुलझानी थी जिसके बारे में आपको बता दिया। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। इसमें संतुलित भोजन के बारे में सिर्फ आपको याद रखना है और जो पौधे के विभिन्न भाग हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पत्ते हैं, फल है, जड़ है, तना है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा तना है या निम्न में से कौन सा जड़ है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए अगले लेसन को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए 9वें लेसन को भी पढ़ लेते हैं। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो।
लिखा है, हम यह जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, इससे हमारा शरीर व मन सही तरह से काम करता है। यहाँ कुछ सरल व अच्छी आदतें दी गई हैं जो हमारे शरीर को स्वच्छ और रोगों से दूर रखने में सहायता करती हैं। ये आदतें हमारे शरीर व मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि हमें समय से सोना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हमें खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए और जो खाने वाली वस्तुएं हैं जैसे फल है, सब्जियां हैं, इन्हें धुलकर प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप प्रतिदिन क्या क्या करते हैं उन कार्यों को लिखिए। क्या आपकी सूची में नीचे दी गई गतिविधियां शामिल हैं? याद रहे, इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम दिन में एक से अधिक बार करते हैं। अब स्नान करना, ये दिन में एक ही बार करते हैं। साबुन से हाथ धोना, ये कई बार करना पड़ता है। दांत साफ करना, तो सुबह दांत साफ करते हैं और सोते वक्त भी ब्रश कर कर ही सोना चाहिए। 6 से 8 गिलास पानी पीना, भोजन करना, कम से कम 8 घंटों की नींद लेना और बाहर खेलना। आगे बढ़ते हैं। हम अपने दांत कैसे साफ करते हैं? तो मोइना के दादाजी अपने दांतों की सफाई बबूल या नीम की दातून से करते हैं। मोइना ने अपने दादाजी से पूछा, दादू आप हमारी तरह टूथब्रश का प्रयोग क्यों नहीं करते? दादू हंसे और बोले, असल में बात यह है कि मैं प्रतिदिन पास के ही पेड़ से ताजी दातून तोड़ता हूँ, उस दातून के सिरे को चबाता हूँ जिससे कि वह ब्रश जैसी बन जाए। उससे दांतों में फंसे भोजन के कण साफ करता हूँ। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दातून का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है, इससे मेरे मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है। तुम भी किसी दिन इसका इस्तेमाल करके देखो। मोइना को नीम की टहनी का दातून बहुत ही कड़वा लगा, परंतु हाँ, बबूल के दातून का स्वाद ठीक था। मोइना ने बहुत ही उत्साहित होकर कहा, दादू मैं बबूल के दातून का इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हूँ। तो नीम जो है कड़वा होता है, इसकी पत्तियां भी कड़वी होती हैं, तो इसकी जो टहनी होती है वो भी कड़वी लगती है। लेकिन कुछ लोग नीम की टहनी का भी इस्तेमाल दातून के रूप में करते हैं और कुछ लोग बबूल की टहनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दांतों के लिए अच्छी होती है, इससे मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है और इसमें जो दांत में कण फंसे रहते हैं खाने के वो भी साफ हो जाते हैं। तो अभी भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है कि दांतों को ब्रश करने का यह आधुनिक तरीका दांत साफ करने के पुराने भारतीय तरीके से ही विकसित हुआ है, जिसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम, बबूल व करंज जैसे पेड़ों की टहनी को दातून बनाकर उपयोग में लाते हैं। अब प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि किन पेड़ों की टहनियों को दातून बनाकर प्रयोग में लाया जाता है, तो आपको याद रखना है नीम, बबूल और करंज। यहीं से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्लीनर बनाने के लिए बताया गया है। लिखा है, रसोई घर व स्नान घर में सतहों तथा फर्नीचर की सफाई और धूल मिट्टी व कीटाणुओं को हटाने के लिए तरह तरह की सफाई करने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आपके घर में इसके लिए किस तरह की चीज़ों का उपयोग होता है, पता लगाइए। आप स्वयं भी एक ऐसा सफाई का घोल बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि 8 से 12 संतरे या नींबू के छिलके जो कम से कम आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में भरे जा सके, 10 साबुत लौंग या 2-3 तेज पत्ते, 2 प्याले सफेद सिरका। अब क्या करना है, इन सब चीजों को आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में डालकर ढक्कन बंद कीजिए। अब इस डिब्बे को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ऐसे स्थान पर रखिए जहां धूप आती हो। बीच बीच में इस मिश्रण को हिलाते भी रहें। 2 सप्ताह बाद इसको छान लें। हर तरह की सफाई के काम में आने वाला
सफाई का घोल तैयार है। घर के फर्श और स्नान घर की सफाई के लिए पानी से भरी बाल्टी में 1 प्याला या मिश्रण मिलाएं और देखें इसका कमाल। शिक्षक संकेत में क्या लिखा हुआ है? बच्चों की दिनचर्या इस पर निर्भर करती है कि वे कहाँ रहते हैं और उस जगह पर पानी जैसे संसाधन किस प्रकार उपलब्ध हैं। शिक्षक इन बातों पर चर्चा करें। स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने पारंपरिक तरीकों और प्राकृतिक चीजों जैसे बालों के लिए रीठा या सिकाकाई के प्रयोग पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही घर की सफाई के लिए कुछ सुरक्षित और प्रभावशाली विधियों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बच्चों को पुराने पारंपरिक तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए और उनके प्रयोग के बारे में भी बताया जाना चाहिए। अब यहाँ लिखा है, पशु पक्षी भी स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं ये भी अपने आप को स्वच्छ रखते हैं। लिखा है, क्या आपने कभी देखा है कि बंदर एक दूसरे को साफ करते हैं? वे एक दूसरे के शरीर के बालों से छोटे छोटे कीड़े निकालते हैं। आपने पक्षियों को भी देखा होगा कि वे अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते हैं। अपने आसपास के परिवेश में देखिए कि पशु पक्षी, कीट आदि अपने शरीर की सफाई किस तरह से करते हैं। तो आपने देखा होगा, जो हाथी होते हैं ये नहाते हैं, सूंड में पानी भर के अपने ऊपर डालते हैं क्योंकि इन्हें पानी में खेलना तो अच्छा ही लगता है। तो ये अपने आप को स्वच्छ भी इसी तरीके से रखते हैं। और आपने जानवर भी देखे होंगे, कहीं पर तालाब है या नदी है तो जानवर उसमें स्नान करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है अपने आप को स्वच्छ रखना। आगे लिखा है, घर के अंदर और बाहर खेलना। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि पकड़म पकड़ाई के खेल में अपने मित्र को पकड़ने के लिए आप बहुत तेज दौड़ते हैं? तेज दौड़ के बाद आप तेज तेज सांस लेने लगते हैं। हो सकता है कि आपके गाल हल्के से लाल भी हो जाते हो। आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होती होगी, पसीना भी आता होगा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दौड़ने कूदने जैसी गतिविधियों से हमारा हृदय कुछ अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा रहता है। स्वयं को चुस्त, स्वस्थ व फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम के बहुत से तरीके हो सकते हैं। लिखा है, खुद को उछलो कूदो, यानी बतख की तरह चलो, मेढक की तरह फुदको, बिल्ली की तरह दौड़ो। कूदने वाली एक रस्सी ले और कूदें। कूदते समय गिनती करें आप कितनी बार कूदे। अपने मित्रों के साथ भी कूदें और देखें कौन सबसे अधिक बार कूदा। अब 10 बार कूदिए, फिर अपने मित्र को कूदने के लिए कहिए। आप 10 तक की गिनती कहने के स्थान पर छोटी सी कविता भी गा सकते हैं। तो ये व्यायाम के ही रूप हैं। रस्सी कूदना, टहलना, दौड़ना, ये सभी क्या है? ये व्यायाम के ही रूप हैं। आगे लिखा है, शिक्षक संकेत में हमारे शरीर को मुख्यतः 3 प्रकार के व्यायामों की आवश्यकता होती है। हृदय एवं श्वसन, अंगों को सुदृढ़ करने वाला व्यायाम, मांसपेशियों और हड्डियों को सुदृढ़ता देने वाले व्यायाम, और शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए व्यायाम। तो 3 तरीके के व्यायामों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। एक से हमारा हृदय और श्वसन अंग सुदृढ़ होते हैं, दूसरे से मांसपेशियां और हड्डियां सुदृढ़ होती हैं, और जो तीसरा बताया गया है इससे शरीर लचीला बनता है। तो ये 3 प्रकार के व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। आगे लिखा है, हरप्रीत की दादी की घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है। फिर भी वे घर में थोड़ा बहुत चलती हैं। वे हरप्रीत के साथ शतरंज खेलना पसंद करती हैं। वे कहती हैं कि शरीर और मस्तिष्क दोनों का ही कार्य करते रहना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ खेल के चित्र छपे हुए हैं। लिखा है कि क्या आप इन खेलों को पहचान सकते हैं? तो ये लट्टू है, ये चौपड़ है, ये सांप सीढ़ी है, और ये है कैरम। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुरक्षित रहकर खेलना, यानी बच्चों को खेलना तो चाहिए लेकिन सुरक्षित रहकर खेलना चाहिए। यहाँ पर कुछ स्थान लिखे हुए हैं
जिनमें बताना है कि ये सुरक्षित हैं या असुरक्षित। तो भीड़ भाड़ वाली जगह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, यानी ये असुरक्षित है। पार्क जो है ये बच्चों के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पर खेलने के कुछ साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा विद्यालय का मैदान भी खेलने के लिए सुरक्षित होता है। बिना रेलिंग की बिना रेलिंग वाली छत तो ये बच्चों के लिए असुरक्षित है, क्योंकि बच्चे छत से नीचे गिर सकते हैं, तो ये असुरक्षित है। जहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो ये भी बच्चों के लिए असुरक्षित है। आगे लिखा है, सार्वजनिक स्थानों पर अपरिचित लोग हो सकते हैं। लोगों से तभी बातचीत करें जब आपके साथ माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा करते हैं। तो ये बच्चों के लिए बताया गया है। तो यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ दे तो हमें खाना नहीं है, या वो आपसे कहे कि आपकी माँ बुला रही हैं या आपकी माँ ने हमें भेजा है या पिता ने भेजा है, तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। या कहीं गाड़ी में बिठाने के लिए कोई कहे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो ये सभी बच्चों को बताने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक संकेत में क्या लिखा हुआ है। जब भी बच्चे किसी अनजान व्यक्ति से मिलें तो उन्हें सावधान रहने के लिए सचेत करें। माता पिता जब भी अपने बच्चों को लेने किसी नए व्यक्ति को भेजें तो विद्यालय के साथ पहले से तय पासवर्ड का उपयोग करें। यहाँ शिक्षक संकेत में और क्या लिखा हुआ है, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अच्छी नींद, अच्छे आहार एवं व्यायाम का संबंध अच्छा महसूस करने के साथ पहचानें। उनके साथ यह भी चर्चा करें क्या किसी अच्छी आदत का नियमित रूप से पालन करना कठिन है। इस तालिका को भरना एक तरह से इस पाठ का आकलन है। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो हमें भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न यदि बनेगा तो प्रश्न व्यायाम से बन सकता है, संतुलित आहार से बन सकता है, इन सब से प्रश्न बनेंगे। और इसमें जो बच्चों के लिए बताया गया है इनसे प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। तो लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। 3 लेसन इस वीडियो में कंप्लीट करवाई, यानी कि जो यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो गई। अब एक यूनिट और बची है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको किसी भी वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। इसके अलावा क्लास 3rd और 4th के जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं उनमें से क्लास 4th वाले नोट्स मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।